लंबा टाइम चाहिए, नो पॉइंट डूइंग। सो आई वांट टू स्टार्ट विद द IMDG, जिसपे भी एक क्वेश्चन रहता है। तो ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा ऑन योर मेल। एंड टुडे लेट्स सी व्हाट इज दिस डेंजरस गुड्स कोड। ठीक है, IMDG कोड है क्या चीज़, एंड सूनर और लेटर, एंड आप करके भी आए हो, द गाइज हु हैव डन द कंटेनर शिप्स, यू मस्ट हैव कैरीड दिस डेंजरस गुड्स, इजंट इट? कुछ आइडिया है ये क्या होता है? व्हाट इज दिस डेंजरस गुड्स? क्या आता है आपके मन में? एनीबॉडी? Cargo which is dangerous for environment and personal. अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए उनसे तो वो हार्म करेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? Sir, like explosives, corrosive elements also, acids. ओके, और कुछ कहीं पे आया था यहाँ बीच में डेफिनेशंस में हम पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं, आई डोंट नो कहाँ चला गया। सेफ वर्किंग लॉ, ये आपको क्लियर कर देगा। ये देखिए, डेंजरस गुड्स मीन्स एनी कार्गो विच ड्यू टू इट्स एक्सप्लोसिवनेस, inflammability, radioactivity, toxic or corrosive properties, that means due to its own properties, के कार्गो है जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, either it can be corrosive, it can be explosive, it can be inflammable, isn't it? So I think we all know what is inflammable, what is corrosive, what is explosive, क्या हो सकता है। or other similar characteristics may cause injury, adversely affect the human system, loss of life or property while handling, transporting, shipping or storing, and which is classified as such by international or national standards. So ये तो हमारे है कि डेंजरस गुड्स की डेफिनेशन। सो बाई चांस अगर आपको पूछे कि यस व्हाट इज डेंजरस गुड्स, तो आप इसको वेरी इजीली, व्हाट यू आर सेइंग आपके मन में था, यू नो व्हाट इज डेंजरस गुड्स, बट उसको थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए, देयर आर फ्यू थिंग्स कि यस बिकॉज ऑफ इट्स नेचर or due to its explosiveness, inflammability, toxic, or these properties, because of its properties it can cause harm, it can cause injury while we are transporting. So ये हमारा basically is the dangerous goods. अब ये जो IMDG कोड है, अब जब आपने इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, when you are carrying this, and today also a lot of accidents, lot of fires are taking place with these goods. अब एक सिंपल लैंग्वेज में कि यार ठीक है, हम इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, एग्जांपल दिवाली के पटाखे चाइना से इंडिया में आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि सर ठीक है, वो बॉक्स में अच्छी तरह से बंद किए हुए, तो उसको क्या होगा, इजंट इट? कि आप उसको गाड़ी में भी लेके जाते हो, ट्रक में भी लेके जाते हो, तो ठीक है, शिप में। सो एज लॉन्ग एज एक टाइप के पटाखे जो हैं, एक टाइप का जो आपके गुड्स हैं, ओके, वो आप उसको ले जा सकते हैं। बट अभी शिप है, शिप में तो हम ये तो है नहीं कि ओनली दिवाली के पटाखे, देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब डेंजरस गुड्स मीन्स, अगर आप केमिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जाम्पल एसिड्स ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड है। अब अगर उसको मैं ठीक है ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, जिसमें भी है, कांच की बोतल या जिस कंटेनर में मैंने उसको रखा है, सो एज लॉन्ग एज नथिंग हैपन्स, वो लीक नहीं करता, कंटेनर टूटता नहीं है, वेरी हैप्पी। बट उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट इफ दिस गुड्स, अगर ये बाई चांस लीक कर जाते हैं एंड दूसरा गुड्स उसके साथ रखा, उसके साथ मिक्स हो जाता है, then it can cause big fire. अब ये तो है नहीं कि सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, isn't it? So कहीं कहीं चीज़ें हैं, एग्जांपल आप एसिड और वाटर को ही ले लीजिए।
टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए कि अगर आपने एसिड में पानी डाला, देन यू कैन सी द मैजिक, आपका फेस गया सब। बट अगर एसिड को पानी में डालते हैं फिर कुछ नहीं होता। एसिड में पानी डाला तो एकदम से स्प्लैटर होता है। सो ये सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज थी वेरियस टाइप ऑफ गुड्स की, सो दे फाउंड कि नहीं यार, यस, इफ दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड दे मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड सेफली। सेफली मीन्स कि उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे अगर वो बाई चांस डैमेज होके मिक्स होते हैं, सो दे शुड नॉट क्रिएट एनी हैवॉक। सो अगर आप इन गुड्स को देखें, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट इज IMDG कोड, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कोड के, इट्स एप्लीकेशन, प्रोविजंस एंड लेआउट। ये जो बुक्स हैं आपने देखी हैं, दे आर 3 बुक्स बेसिकली, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड सप्लीमेंट। इनका लेआउट क्या है एंड वेरियस प्रोविजंस। अब मेरे मन में एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी आस्क दैट हाउ डू यू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर कैरिंग दिस डेंजरस गुड्स, हाउ डू यू इंश्योर दैट these goods that you are complying with this code। अब सारे कोड तो हमने देख लिए, जितने भी हम कोड पढ़ रहे हैं कि यस व्हेनेवर आई हैव टू डू, आई हैव टू कंप्लाई विद दिस कोड, इजंट इट। चाहे वो CSS कोड है, चाहे CSM है, वो भी हमने पढ़ा। एंड दिस इज व्हाट वी वर स्टडीइंग कि यस व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सिक्योर द कार्गो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द CSM, इजंट इट। दैट मीन्स द कोड मस्ट बी complied, and same way if I am carrying dangerous goods, so this IMDG code must be complied। Then how can we ensure that when you are carrying dangerous goods, the IMDG code will be complied? कुछ आता है आपके मन में, कैसे ensure करेंगे that this code is complied with? कुछ तो आपके मन में आता होगा। If you are tomorrow second officer of the ship and you are loading these goods, अब आपने पढ़ा भी है, तो how will you make sure, कोई भी आपको सर इसमें लोकेशन ऑफ कंटेनर्स। ओके, और कुछ सर वो क्लास के हिसाब से। ओके, दैट इज अगेन कि हाँ भी उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो हमने सेग्रीगेशन है, उसको रखना कहाँ पे है। So basically all these things are what we call the provisions. Whatever provisions are written down in this code, so I have to ensure that these provisions are complied with, isn't it? इस बुक के अंदर जो उसने कहा है कि उसको कहाँ रखना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, कैसे उसकी पैकिंग होनी चाहिए, किस किस टाइप की पैकिंग चाहिए, isn't it? So as long as these provisions are complied with, so I can say sir yes, IMDG code is complied, isn't it? जो उसके अंदर टर्म कंडीशंस हैं, if those things are what we call it, they are followed, so that means this code is followed। and इस कोड के अंदर जो भी उसने टर्म कंडीशन दिए हैं, what we term as the various provisions, if we comply with all these provisions, so you are safe। अब अगर आप इसकी देखिए कि ये कोड जो है, it even 1914 से, it is not today, it is coming from very long time back। जब से इसकी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई तो पीपल वर बॉदर्ड, बट इट टुक टाइम, एंड टुडे IMDG कोड बिकेम मैंडेटरी ऑन 1 जनवरी 2004। उससे पहले ये आपकी एक गाइडलाइंस थी। सो ऑल दिस बुक्स व्हाट वी वर देयर, दे वर जस्ट लाइक अ गाइडलाइंस, इजंट इट। सो ये गाइडलाइन, अब जो गाइडलाइन ही रहेगी, अब ये IMDG कोड हैज बिकम मैंडेटरी in the international law on 1 January 2004। अब आपके पास टर्म्स आती हैं यार, what is this dangerous goods, what are these harmful goods, isn't it? What is hazardous cargo, what is dangerous cargo, what is harmful cargo? Hazardous cargo basically it does not have any intrinsic inherent dangerous property but has a potential to cause danger to life, property, environment if not stored, handled, secured or transported with proper precautions। and dangerous cargo it has the intrinsic dangerous property, explosives जैसे हो गए,
उसके पास प्रॉपर्टी है, उसकी नेचर है, उसकी जो कंपोजिशन है वैसी है दैट इट कैन कॉज डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हार्मफुल कार्गोस एग्जांपल हम कुछ सी में डाल देते हैं, which if introduced to sea is liable to create hazard to human health, paint, chemicals. So those are called the harmful cargo. So dangerous cargoes जिनकी अपनी inherent property है, it can cause danger to life. Hazardous cargo, it has got intrinsic अपनी property नहीं है उसकी, but still it has that capability of creating a problem. So IMDG code जो था, it is a primary instrument dealing with the what this code basically deals with. It deals with the stowage, segregation and carriage of goods. So इसके अंदर जितनी भी उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, they are basically dealing handling with कि यार इसको आपने कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, सेग्रीगेशन मीन्स कितने डिस्टेंस पे रखना है, एंड अदर थिंग्स क्या क्या इसके आपने कंप्लाई करनी है। इट लेज डाउन रिकमेंडेशंस फॉर पैकिंग। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम तो पैकिंग की थी। आई रिमेंबर माई डेज कि वी यूज्ड टू वंडर यार ये इतना डेंजरस गुड्स है, इसको क्या पतली जैसी प्लाईवुड की बॉक्स में डाल दिया, व्हाई कांट दे पुट इट इन अ वेरी थिक बॉक्स। शेप कभी रोल करेगा या 4 बार उसको क्रेन से उठाया तो बॉक्स जो है टूटने लगता था। अब ये चीज़ जो है ऐसी नहीं रही। नाउ दे हैव रिटन डाउन क्लियरली कि कौन सी गुड्स जो हैं उसको किस टाइप की पैकिंग है, तो पैकिंग शुड बी सॉलिड एंड उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ इट इज़ प्रॉपरली पैक्ड, एंड देन लेबलिंग, हैंडलिंग फॉर एंड फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग डेंजरस गुड्स। तो ये जो सारी इसके अंदर उसने रिकमेंडेशन दी हैं, कैसी पैकिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, हैंडलिंग, इमरजेंसी में आपने क्या करना है। सो इट कवर्स सच मैटर्स एज पैकिंग, स्टोरेज विद एम्फेसिस ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल गुड्स। कोड की एप्लीकेशन, इट इज़ मैंडेटरी नाउ, it applies to all the ships which are subject to following 2 conventions, SOLAS and MORCOM. तो बेसिकली इसी में से इसने इसको निकाल के इस कोड को इन्होंने बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोड का? नाउ इफ यू सी व्हेन यू आर कैरिंग एनी गुड्स, even you just think of your own country from one state to another state, there are a lot of different rules, isn't it? कभी ये चीज़ यहाँ से अलाउड नहीं है। अभी आप, मैं जैसे दिवाली के पटाखे कहा था, सो मेनी, जैसे ही दिवाली आती है देन वी वांट टू इवन सेल, वी वांट टू ट्रांसपोर्ट, सो देयर आर रूल रेगुलेशन, आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, इजंट इट? व्हाट इज लाइसेंस? में परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिशन है, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप ले जा रहे हो रोक देगा, नो नॉट अलाउड, दिखाइए परमिशन, दिखाइए ये चीज़ यहाँ पे नहीं अलाउड, ये चीज़ हमारे स्टेट में नहीं अलाउड, isn't it? So every state, every state in India has got different rules. Now you can imagine on the international level, जहाँ पे कंट्री के पास अपनी पूरी पावर है कि भैया हमारी कंट्री में कुछ लेके आना तो you have to follow our rules. So how difficult it was to transport these goods from one place to another place. So इस सारी चीज़ को ठीक करने के लिए and lot of paperwork. अभी आपने देखा होगा कहीं जाइए तो कहता है ये फॉर्म भरो, ऑफिस में आप जाओ, नहीं भाई ये फॉर्म भरो, सबका फॉर्म अलग है। पंजाब में जाओ वहाँ पंजाबी में लिखो, हरियाणा में जाओ हिंदी में लिखो, महाराष्ट्र में जाओ महाराष्ट्र में लिखो। यार तो डिफिकल्ट जॉब होगी, समझ ही नहीं आता कौन सा फॉर्म भरें, इजंट इट? तो इंटरनेशनल लेवल पे यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि इवन डॉक्यूमेंटेशन वाज अ बिग प्रॉब्लम। सो इस कोड का ऑब्जेक्टिव ये था कि टू एनहांस द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स, टू प्रोटेक्ट द मरीन एनवायरनमेंट, facilitate free unrestricted movement of dangerous goods and bring worldwide uniformity in their carriage regulations। कि भाई ये गुड्स हैं कि अगर इस तरह से पैक हैं, इसके ऊपर ऐसा लेबल लगा है, ये चीज़ है, ये फॉर्म हमने भरे हुए हैं, देन इट इज़ ओके, देन इट शुड बी अलाउड, isn't it? And to prevent damage to ship or cargo, injury and personal. So this is basically the objective of this code. So it was not so easy. अब ये सारी चीज़ें सब कंट्रीज को मनाने के लिए आपको उन सब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक जगह पे लेके आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल कन्वेंशन, कि हाँ भाई अभी दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, ये हमने ड्राफ्ट बनाया है, आप सबको ये ठीक लगता है तो साइन कीजिए, isn't it? So this is
the outcome. Now what we see, the life has become कि आप इन गुड्स को उन्होंने जो इस बुक के अंदर लिख दिया, इफ यू कंप्लाई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नोबडी बॉदर्स कि ठीक है ये चीज़ है ठीक. इफ यू डू नॉट कंप्लाई देन द प्रॉब्लम कम्स, फिर वो आपको रोक देंगे. So internationally basically this is to supplement the principles laid down in SOLAS and MARPOL, and IMO developed this IMDG code. 2004 it became mandatory. Now if you read the different parts of chapter 7 of SOLAS, तो मैंने आपको कहा था जैसे कि SOLAS के भी थोड़े चैप्टर्स को देखना शुरू कीजिए. कितने चैप्टर हैं SOLAS में? SOLAS तो सबको पता है, अभी SOLAS सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी. यू कांट रिमेंबर द होल बुक, बट आपको एग्ज़ाम के लिए वैसे भी प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन से चैप्टर पे मिलेगी. तो एग्ज़ाम में भी दे लास्ट क्योंकि हमें 16 के कितने चैप्टर हैं, एक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डील्स विद व्हाट. सो सिमिलरली इसका जो चैप्टर 7 है विच डील्स ऑफ Part A of this chapter deals with carriage of dangerous goods in packaged form, and part A1 deals with carriage of dangerous goods in solid form in bulk. Now packaged form and bulk, I hope all of you understand. Can anybody tell me what is the difference between packaged form and in bulk? क्या समझते हो आप? हाँ जी सर पैकेज फॉर्म में सर पैक करके डालते हैं और बल्क में सर ऐसे ही डाल देते हैं सर. कोई एक होल्ड है उसमें भर देते हैं. थोड़ा सा टेक्निकली देखिए. आई नो आपको पता है, यू नो आपके माइंड में यू नो कि हाँ पैकेज फॉर्म क्या होता है, बट आप जब उसको एक्सप्रेस करने को आते हैं तो बच्चे एग्जामिनर को तो तभी पता लगेगा ना कि यू नो और यू डोंट नो. चाहे मेरे पास रिटर्न में क्वेश्चन आए सो आई शुड बी एबल टू राइट. थोड़ा सा आपको टेक्निकली ऐसा लिखना है. टेक्निकली क्या, आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि हाँ यार पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है. किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी रामचंद्र जी कौन थे, तो यू शुड बी एबल टू टेल, ये नहीं कि पूरी रामायण शुरू कर दी. सो पैकेज फॉर्म इज कि यस व्हेन द गुड्स आर पैक्ड इन सम कंटेनर, इजंट इट, किसी भी कंटेनर में किसी भी बॉक्स में दे आर इन इंडिविजुअल पैकेज फॉर्म में है. And when we talk about bulk means the cargo is directly loaded into the ship's hold without any containment. अब इसमें यही पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं आपको कहता हूँ वन पर्टिकुलर कार्गो, कोई भी कार्गो ले लीजिए, कि उसको मैं प्लास्टिक के ड्रम्स में उठा के बंद करके आपको दे देता हूँ, एंड वही कार्गो मैं एक शिप में डायरेक्टली बल्क में डायरेक्टली शिप्स के होल्ड में लोड कर देता हूँ, तो इन दोनों के लिए कोड जो है वो चेंज हो जाएगा. अब इफ दीज डेंजरस गुड्स आर कैरेज इन द पैकेज फॉर्म, अगर उसको मैंने प्लास्टिक के ड्रम या स्टील ड्रम्स में या वुडन क्रेट्स में पैक करके दे दिया, देन दिस IMDG कोड इज एप्लीकेबल. एंड अगर बल्क में डाल के दे दिया फिर वो IMSPC कोड लगना शुरू हो जाएगा. तो ये चीज़ पार्ट बी जो चैप्टर 7 का है, दैट डील्स विद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑफ शिप्स कैरिंग डेंजरस लिक्विड्स इन बल्क. पार्ट सी डील्स विद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑफ शिप्स कैरिंग लिक्विफाइड गैसेस, एंड पार्ट डी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर कैरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल. सो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. चैप्टर 7 बेसिकली डील्स विद दिस कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स. अब ये जो गुड है इट इज इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम. यार इंटरनेशनली तो ठीक है सब बोल रहे हैं, बट क्या एग्री किया है इसमें? What all the people agreed, isn't it? अब आप ही एक दो पॉइंट तो आप बोल दोगे फिर आप रुक जाओगे. Now what is internationally agreed by all the countries is that the groups, it is basically the dangerous goods, they are made of groups together based on the hazards they present in transport. जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं कि इन गुड्स की उन्होंने अलग अलग क्लासेस बना दी, 9 क्लासेस बना दी. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन देयर प्रॉपर्टीज, कि भाई इस गुड्स की ये सारे जो गुड्स हैं इनकी सिमिलर फिजिकल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो इनको क्लास 1 में डाल दो. एक्सप्लोसिव्स हैं इसमें डाल दो. फिर उसकी फर्दर सब डिविजन्स भी हैं.
Second, it contains the dangerous goods in packaging tanks which are of appropriate strength and which will prevent the goods from escaping. So they agreed कि हाँ भी ठीक है, सबकी पैकिंग ठीक होनी चाहिए. Then agreed hazard warning labels, वो भी स्टैंडर्डाइज कर दिए. एंड अदर आइडेंटिफाइंग मार्क्स टू आइडेंटिफाई द डेंजरस गुड्स इन ट्रांसपोर्ट. ये सब मार्क्स होने चाहिए सो दैट एनीबडी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम फार अवे कि उसके ऊपर ये लेबल लगा मीन्स इट इज डेंजरस. वेरी कॉमन, आपने देखे होंगे दिस टैंकर्स कैरिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल ऑन द रोड, इजंट इट. अब चलो वो टैंकर की तो शेप ही ऐसी है, बट हाउ डू यू नो दैट दिस टैंकर इज कैरिंग अ मिल्क और इज कैरिंग अ पेट्रोल? How we make out? By labels, isn't it? उसके ऊपर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, पीछे वो सारा का सारा ये IMDG कोड का ही पूरी क्लास, UN नंबर लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? देखा कभी? क्या कहते हैं, कभी देखा नहीं? क्या हो यार, आप रिप्लाई नहीं करते कोई? I hope all of you are there, no? Yes, sir. So this is again that when tomorrow you are carrying on the ship, so जो भी dangerous good है उसके labels most important, चाहे वो containers में है, so that anybody who's coming on the ship, who's working on the ship, he will definitely come to know that this particular container contains dangerous goods. Again, these are things which are internationally agreed, require standard documentation, lays down principles for ensuring that these goods which will react dangerously, they are kept apart, and then lays down the principles where to place these goods on the ship. वो भी आपके पास है, कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखना है, क्रू क्वार्टर से किसको कहाँ दूर रखना है, किसको नज़दीक रखना है. एंड प्रोवाइड्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स एडवाइस फॉर द डेंजरस गुड्स. अगर इन डेंजरस गुड्स को कल को फायर या स्पिलेज हो जाती है, देन हाउ टू डील विद देम. ये भी सारा इस बुक में लिखा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, ये जो डीजी लेबल्स होते हैं सर, जो कंटेनर्स पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि कितनी साइड्स पे लगाने हैं? क्योंकि Yes. कई बार मैंने देखा है कि जैसे कंटेनर्स विदाउट लेबल ही लोड कर देते हैं, फिर चीफ मेट भगाते हैं ऑफिसर्स को कि लेबल लगा के आओ या पता करो लेबल्स का. ओके, वेरी गुड. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया जो कि मैं आपको पूछता. अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं आपको सिंपल ले जाता हूँ. नाउ इमेजिन योरसेल्फ, सब चीज़ जस्ट कीप योर माइंड एब्सोल्युटली फ्री. आप थर्ड ऑफिसर हो, वॉच पे हो, कार्गो लोड कर रहे हैं, आपने देखा डीजी कार्गो आ रहा है, कंटेनर आ रहा है, इजंट इट? आपके मन में क्या आएगा? जस्ट सिंपली जस्ट इमेजिन, बिकॉज आप 1-1.5 साल की अप्रेंटिसशिप करके आए हो, थोड़ा बहुत आपने कार्गो वॉच भी किया है, तो एक सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आपके मन में क्या क्या आएगा? यार ये कार्गो है, इसको मैं क्या क्या देखूं, इसमें क्या क्या होना चाहिए? जस्ट सिंपली फॉरगेट अबाउट एनी बुक एंड ऑल दैट. सर, जैसे डीजी लिस्ट होती है तो उस पे हम कंटेनर का नंबर मैच कर सकते हैं, ठीक फिर है. कंटेनर की पोजीशन. हाँ चलो, वो भी आपने देख लिया कि हाँ ठीक है. या सबसे पहले देखिए बच्चे, मेरे मन में क्या आएगा कि यार ये जो कार्गो है, नाउ यू नो दैट दिस कंटेनर इज डेंजरस कार्गो, कोई भी किसी भी क्लास का है. सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जब मैं इसको लोड कर रहा हूँ या अपने शिप पे रखूँगा, एवरीवन शुड नो, आई शुड नो, एंड एवरीवन शुड नो बाय लुकिंग एट दिस बॉक्स, यार दिस इज अ डेंजरस गुड, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, कोई भी. एग्जाम्पल एसिड ही है, दैट इट इज कंटेनिंग एसिड. हाउ डू आई मेक श्योर दैट कि यार कल को क्रू ने यहाँ काम करना है, स्टीविडोर ने जाना है, अब ये बॉक्स को रख दिया मैंने, हाउ विल दे कम टू नो? तो सिंपल, या तो मैं अपने चौक लूँ और चौक से लिख दूँ, या मैं कोई उसके ऊपर मार्किंग कर दूँ कि भाई ये डेंजरस गुड है. अब इसी चीज़ को जो आपके मन में चल रहा था, यार ये जो डेंजरस गुड मैं लोड कर रहा हूँ शिप में, कल को सबको पता होना चाहिए ताकि इसके सामने कोई सिगरेट ना पिए, इसके सामने कोई हॉट वर्क ना हो. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड. अब था कि यस दिस वाज वेरी प्रिमिटिव. अब वो कहते हैं कि यार इंस्टेड ऑफ राइटिंग विद चॉक और स्टिकिंग एनी पेपर और राइटिंग विद अ पेंट ब्रश,
अब आपके पास स्टिकर्स, लेबल्स। आपने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब ये तो बड़ा अच्छा लेबल है, प्लास्टिक कोटेड लेबल है, इधर लैमिनेटेड टाइप लेबल है, वो इसके ऊपर लगा दिया कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छा है। अब आपका आता है कि यार जब आपने ये बॉक्स को उठाया, आपने रख दिया, उसके साथ दूसरा बॉक्स भी रखा, उसके साथ तीसरा बॉक्स भी रखा, तो लेबल तो दो बॉक्स के बीच में दब गया। नाउ बिकम्स अ प्रॉब्लम। आपने एफर्ट तो ठीक किया था कि ये लेबल तो उठा के लगा दिया, बट उसने दूसरा बॉक्स रखा, वो लेबल बीच में आ गया, पर्पस मेरा डिफीट हो गया। सो इसीलिए दे से एक कॉमन सेंस कहती है कि अगर आप कंटेनर लोड कर रहे हो तो ही सेज एटलीस्ट पुट द स्टिकर ऑन 4 साइड्स, ताकि एक साइड तो कंटेनर की क्लियर ही होगी जो चलते हुए आपको दिखेगी, चारों साइड से तो आप कंटेनर को बिल्कुल वो दबा नहीं दोगे। एंड सेकेंड थिंग आई हैव टू सी, जब मैं इस कार्गो को लोड कर रहा हूँ, ये जो स्टिकर या जो भी मैंने इसके ऊपर लेबल लगाया है, इट शुड बी लेजिबल and it should be at a place where it can be seen. सिंपल थिंग। अब उसको कैसे करना है वो बात की बात है, बट ये है कि इस पे मैं कार्गो लोड कर रहा हूँ, स्टीवडोर, फोरमैन, सुपरवाइजर सब ने आपको बता दिया, चीफ ऑफिसर ने। अब मेरे मन में आता है कि ठीक है भैया डीजी लोड हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये ठीक है, ठीक ठाक होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि इसके ऊपर जो लेबल है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑल्सो, यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 4 साइड्स पे लगाओ। 4 साइड्स पे कौन लगाता है? चल 4 साइड्स पे नहीं है तो एटलीस्ट उस साइड पे होना चाहिए जो ये कंटेनर की साइड दिख रही है, उस साइड पे तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अब कंटेनर छोड़िए, कई बार आप उसको बॉक्सेस में लोड कर रहे हो, ड्रम्स लोड कर रहे हो, तो इसका सिंपल है कि ये जो लेबलिंग है, इट शुड बी एट अ प्लेस वेयर इट इज लेजिबल एंड इट इज विजिबल ऑल्सो। ये नहीं है कि लेजिबल तो लगा दिया, स्पार्किंग लेबल लगा दिया, बट वो दूसरे कार्गो ने कवर कर दिया। सो एटलीस्ट ऑन 4 साइड्स, दैट्स व्हाट द रिकमेंडेशन इज। नाउ अगेन अभी अपडेटिंग, कि यार ये कोड तो आपने बना दिया, इसके अंदर तो ये सारा कुछ आपने डाल दिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स भी लगा दिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, लेबलिंग भी होनी चाहिए, पैकिंग भी होनी चाहिए। अब ये जो बुक है ये तो है नहीं कि एक बार लिख ली, क्यों? न्यू थिंग्स आर कमिंग इन द मार्केट, न्यू वे ऑफ हैंडलिंग द कार्गो इज कमिंग इन द मार्केट। पहले बॉक्सेस थे, डायरेक्ट से उठाते थे, अब क्रेन्स आ गई, अब कंटेनर्स आ गए, फ्यूचर में यू नेवर नो कुछ और सिस्टम आ जाएगा। सो दिस कोड ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड as the things are changing. So that's why it is kept updated. How? By amendments, new dangerous goods which have to be included. That is the purpose of updating the code. New technology, new methods of working, handling the goods, and safety concerns which arise as a result of human experience. आप एक बार goods को लेके गए, you realize नहीं यार ये तो तरीका ठीक नहीं है, ये तो goods रास्ते में हिल गए थे, ये ड्रम तो ऐसे नहीं होने चाहिए सिक्योर। अब आप वाइज बन गए, आपने भी एक तरीका निकाल लिया कि नो, इफ आई हैव टू कैरी ड्रम्स, मैं उनको पैलेट पे रखूँगा, मैं उनको ऐसे बांधूंगा, उनको वर्टिकल रखूँगा, सरकमफ्रेंस पे नहीं रखूँगा। वही चीज़ जो है वो रूल रेगुलेशन बन जाता है। अब ईच वर्जन ऑफ द कोड इज गिवन अमेंडमेंट नंबर। सो अमेंडमेंट आपकी जो है, अगर आप बुक खोलोगे, सो आई विल शो यू द बुक, नॉट टुडे, कि उसके अंदर ये अमेंडमेंट नंबर है। ईच अमेंडमेंट इज वैलिड फॉर बेसिकली 3 years। सो अगर आप देखिए, सो देयर आर ऑल्टरनेटिव ईयर्स ऑफ अमेंडमेंट, कि अगर मेरी 32 अमेंडमेंट आई है, सो 2005 में ये वॉलेंट्री येलो वाली जो है, इट इज़ मर्जी है कंट्री की, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। बट इन 2006, जनवरी ऑफ 2006, ये जो ग्रीन ईयर है, अमेंडमेंट नंबर 32 जो है ये मैंडेटरी हो जाएगी, इट हैज़ टू बी फॉलोड। फिर अप टू नेक्स्ट ईयर फिर ये वॉलेंट्री रह जाएगी, आपकी मर्जी है, क्यों? तब तक नेक्स्ट अमेंडमेंट आ जाएगी 33। तो ये आपके ओवरलैपिंग ईयर्स हो जाते हैं। 2006 में आपने 32 को एप्लीकेबल कर दिया, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इसको अप्लाई कीजिए या 33 को अप्लाई कीजिए, तो दोनों में से या दोनों को अप्लाई कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज रेगुलेशंस। नेक्स्ट ईयर 33 मैंडेटरी हो जाएगी ये वाली। सो दिस इज हाउ these amendments are basically followed. So आपको ये याद रखना है, these amendments are for valid for 3 years, every alternate years they come out. In January of yellow years a new amendment is published and can be used immediately, or it depends on the national regulations. And during the yellow years the preceding
amendment also can be used. So it's a overlapping here. So ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसमें नहीं डिटेल, बट दिस मच लिटिल बिट यू शुड नो कि इसका अमेंडमेंट साइकिल क्या है. लेआउट 3 बुक्स हैं बेसिकली, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड सप्लीमेंट. एंड दिस कोड बेसिकली कंपोजेज ऑफ 7 पार्ट्स और 7 चैप्टर्स, जो भी आप कह दीजिए उसे. सो हर बुक की साइड पे ये आपको लिखा होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. अब ये जो 3 बुक्स हैं, हो गया. ओके. यस सर. 12:30 12:45 ओह 11:30 12:30. चलो बच्चे ठीक है, इसको कल करेंगे. ओके, आई तो 12:45 था. थैंक यू. चलो याद करा दीजिए कीजिए, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो लेट हो जाएंगे. क्या अप टू दिस वी विल कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट वीक. तो इसको ख़त्म करके फिर हम मेट्रोलॉजी को भी ले लेंगे साथ. तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. या वेलकम बच्चे, वेलकम. थैंक यू सर. वेलकम. ओके डियर, बाय बाय. थैंक यू सर. या वेलकम डियर.